हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बिहार पीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 66 बिहार पीएससी का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2020 में कराया गया था। 27 दिसंबर 2020 को इसका पेपर हुआ था, तो उसका हम देख लेते हैं। और बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में हम अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री का वेटेज कितना है। अगर हम पेपर को एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री से 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 के अंदर, पॉलिटी से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज जनरल साइंस को है। अगर देखें स्टैटिक पोर्शन में मैथ से 10 क्वेश्चन हैं, बिहार स्पेशल से 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर से 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे करके 150 क्वेश्चन पर आस्क। अगर हम देखें इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि आप 67 क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे पूछा गया है कि पेट्रा ड्यूरा एक टेक्निक है, इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो पेट्रा ड्यूरा है ये किससे संबंध रखती है। तो इसमें हमें मेडिवल हिस्ट्री की आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए। जब मुगल्स आए थे तो उन्होंने कुछ जो आर्किटेक्चर है उसमें बदलाव किए, पैलेसेस बनवाए, मॉस्क बनवाई। उन मॉस्क में कुछ टेक्निक यूज़ करते थे जिसे बोलते हैं पेट्रा ड्यूरा टेक्निक्स। पेट्रा ड्यूरा टेक्निक में मुगल क्या करते थे, मुगल स्टोन्स का और जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं उनका यूज़ करते थे टू इनले दैम इनटू द बॉल्स, कि उनको बॉल्स के अंदर लगा करके उन्हें एक खूबसूरती दिया करते थे। तो जिसको बोलते हैं डेकोरेटिंग द बॉल्स विद अ फ्लोरल डिजाइन मेड अप ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए आंसर इज करेक्ट। ए आंसर इज करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि बिल्डिंग डेकोरेटिंग द बॉल विद अ फ्लोरल डिजाइन मेड अप ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ओके। और स्टेटमेंट देखेंगे जैसे बिल्डिंग स्लोपिंग बॉल्स इन मीनार्स, ये कोई ये बनता था बट ये इसमें कोई आंसर नहीं है पेट्रा का। यूज़ ऑफ आर्चेस इन कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। यूज़ ऑफ मार्बल इन द बिल्डिंग, नो इट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें से कोई नहीं है, तो ई भी नहीं है, तो अब इस हमारा आंसर हो जाता है ए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 68। कौन सा मुगल रूलर है जिसने इस्टेब्लिश किया था कारखाना फॉर पेंटिंग। तो अकबर को जाना जाता है कि अकबर ने कारखाना बनाए थे पेंटिंग्स को बढ़ावा देने के लिए, कि आप उस कारखाने के अंदर आइए, आपको सारे मटेरियल अवेलेबल होगा आपके पास, जो भी आपको चाहिए, लाइक बोर्ड, आपको पेंटिंग के लिए कलर्स, एवरीथिंग यू विल गेट इन द कारखानास। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती थी वहाँ पे आके आप आराम से पेंटिंग कर सकते हैं। तो पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए अकबर ने ये पॉलिसी को अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, बी इज़ करेक्ट आंसर। हुमायूं नहीं है, हुमायूं ने पेंटिंग में उतना बढ़ावा नहीं दिया था, लेकिन अकबर ने पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए कारखाना से इस्टेब्लिश कराए थे। जहांगीर जो था, जहांगीर के टाइम पे जो मुग़ल पेंटिंग थी वो अपनी पीक पर पहुंच गई थी, अपनी जैनत पर पहुंच गई थी। और शाहजहां के टाइम पे अगर हम देखें तो शाहजहां ने भी पेंटिंग पे काफ़ी फोकस किया है, लेकिन बस औरंगजेब तक आते आते जो पेंटिंग है वो अपनी वैल्यू और कहें तो अपना जो पीक है वो खो चुकी थी। तो ये था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन देखें। इसमें पूछा गया है कि ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वॉज इन्फोर्स बाई हुम, कि जो द्वैत शासन था बंगाल के अंदर वो किसने लगाया था। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि आपको पता है कि 1664 जिसे हम बोलते हैं, जहाँ इस ईयर को बोलते हैं, और ये ईयर फेमस है फॉर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के लिए ईयर जानी जाती है। 1664 में जब ट्राइपार्टाइट पावर, मतलब इंडिया की 3 बड़ी बड़ी पावर, मुगल्स को हराया है, अवध को हराया है, बंगाल के नवाब, इन तीनों को जब ब्रिटिशर्स हरा देते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली डिफीट कर देती है, तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय गवर्नर जनरल होता है वो यहाँ पे लगा देता है ड्वेल गवर्नमेंट। ड्वेल गवर्नमेंट का रूल मतलब होता है दीवानी राइट और निजामत राइट। दीवानी राइट मतलब राइट ओवर द रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट किसके पास रहेगा, और निजामत राइट मींस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का राइट किसके पास रहेगा। तो ये दोनों राइट को बाइफरकेट किया जाता है। एक राइट जो दीवानी राइट है वो कंपनी के पास पहुंच गया,
निजामत राइट किसके पास है? नवाब के पास है। और इसी को धीरे धीरे करके 1772 में 1772 तक आते आते जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनता है तो वो देखता है कि ये जो सिस्टम है, ड्यूल सिस्टम जो गवर्नेंस है, वो बहुत भ्रष्ट है, पूरी तरीके से भ्रष्ट है। इसकी वजह से वो क्या करता है कि सिस्टम को हटा देता है और अपनी खुद की एक पॉलिसी लेकर के आता है वॉरेन हेस्टिंग। तो इस सिस्टम को ख़त्म किसने किया है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इम्पोज किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए, वो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। सी इज़ करेक्ट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम और आगे वाले क्वेश्चन पर जंप करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग participated in the Parliament of Religion held at Chicago in 1893। तो रिलीजन्स की पार्लियामेंट हुई थी शिकागो अमेरिका के अंदर इन 1893, जिसमें के हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सभी को पता होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद इन इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडिया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। हर किसी को पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश को बनाने में। हमारा देश जो कि सोशल और रिलीजियस ट्रेडिशन से कसा हुआ था, बंधा हुआ था, उसको उससे उजागर करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वामी विवेकानंद जी का। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। यही थे वो पर्सनालिटी जिन्होंने 1893 में अपने आप को इस पार्लियामेंट रिलीजन में पार्टिसिपेट किया था। और जब इन्होंने बोलना चालू किया तो सभी का दिल जीत लिया, वहाँ के सभी लोगों का दिल जीत लिया, वहाँ के ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का दिल जीत लिया। तो ऐसी पर्सनालिटी थी स्वामी विवेकानंद जी की, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी 1923। कि 1983 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? महात्मा गांधी थे क्या वो वल्लभ भाई पटेल थे, या सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर, ई नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो हो जाता है सी, दैट इज सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। कैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू? इसके बारे में आपको थोड़ा बैक जाइए। लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया, बट जैसे ही चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, चोरी चोरा इंसिडेंट के होने के बाद गांधी क्या करते हैं? गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सडनली विड्रॉल कर लेते हैं। और जब गांधी मूवमेंट को विड्रॉल कर लेते हैं तो विद इन द कांग्रेस दो ग्रुप बन जाते हैं। एक को बोलते हैं हम प्रो चेंजर, एक को बोलते हैं नो चेंजर। प्रो चेंजर वो लोग थे जो कि चाहते थे कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करें, कि अभी जो आगे वाले सेंट्रल असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वो थे प्रो चेंजर्स, और उन्हीं प्रो चेंजर्स में थे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। और इसी पॉलिसी को लेते हुए कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, कि इन्होंने एक पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी। लेकिन जो नो चेंजर्स थे वो चाहते थे कि नहीं, हमें अभी किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, रादर हमें कंस्ट्रक्टिव जो काम है, कंस्ट्रक्टिव वर्क जो गांधी जी ने बताए हैं कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना, लोगों के बीच में काम करना, जिससे कि लोग प्रिपेयर्ड हो सकें आने वाले आंदोलन के लिए। ऐसे जो लोग थे, जैसे कि उसमें हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसे लोग जो है ये चाह रहे थे कि मूवमेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क वाला काम चालू रहना चाहिए, बजाय कि किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो इनके डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स के डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए विद इन द कांग्रेस एक स्वराज पार्टी बनाई गई, जो कि जिसमें सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। इन लोगों ने इन पार्टी को संभाला है। सी आर दास के प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू वॉज जनरल सेक्रेटरी। तो इन लोगों ने इस पार्टी को फॉरवर्ड किया। तो दैट वॉज स्वराज पार्टी 1933 में इस्टेब्लिश करी गई थी। तो ये थी एक बेसिक हिस्ट्री
नॉलेज जो कि पता होना चाहिए। अब आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देन यू विल कम टू नो उसके बाद क्या होता है, कैसे करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी खासे वोट लेकर के वहाँ पे वहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और इतना वोट परसेंटेज इनका होता है, इतना वोट शेयर होता है असेंबली में कि अपना एक स्पीकर भी चूज़ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स इज डिस्प्लेड। कि भाई नील दर्पण जो कि एक नोवेल है, किसने लिखा था, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो इंडिगो फार्मर्स हैं उनको कैसे करके ऑपरेस किया जाता था। तो ये जो था ये लिखा गया था हमारे दीनबंधु मित्रा जी ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है जो फेमस बैटल ऑफ बांडीवर्स है इन 1760 में फॉट करी गई थी बाई ब्रिटिश अगेंस्ट हुम। तो इससे पहले हमें एक और बैटल जानी चाहिए, 1759 का बैटल ऑफ बेटारा। बैटल ऑफ बेटारा ब्रिटिशर्स ने लड़ा था डच के खिलाफ, जिसमें उन्होंने डच को हराया था। और जस्ट नेक्स्ट ईयर 1760 में एक बैटल ऑफ बांडीवर्स लड़ते हैं ब्रिटिशर्स, जिसमें फ्रेंच को हरा देते हैं। और फ्रेंच को हराने के बाद ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगता है कि अब धीरे धीरे करके वो अपने पैर इंडिया के अंदर जमा रहे हैं, अब और कोई पावर नहीं है जो उन्हें डिफीट कर सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 74th। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। कौन सा एक्ट है जिसने भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स क्या होता है, पहले हमें इसका मतलब समझना चाहिए। मतलब किसी एक कम्युनिटी को आप स्पेशल राइट दे रहे हैं वोट देने के लिए, कि वो कम्युनिटी और उस मेंबर ऑफ द उस कम्युनिटी और उस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो उसी कम्युनिटी के लीडर को वोट कर सकते हैं। एक स्पेशल राइट दे दिया था। ये राइट मुस्लिम्स को दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और कह सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके द्वारा किसको, मुस्लिम्स को, कि मुस्लिम्स सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट करेंगे। इसे कहते हैं कि ये एक रूट बन जाता है इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म मीन्स होता है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए एक रूट बन गई थी कि मुस्लिम्स को हिंदुओं से बांट दो। वो कैसे कर सकते हो, बाय गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट। वही ब्रिटिशर्स ने ये किया था थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट इन 1909 के अंदर। इस एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉर्ले जो थे वो थे हमारे जनरल सेक्रेटरी, और जो मिंटो है ही वॉज अ गवर्नर जनरल। तो इतना पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है 75 क्वेश्चन अगर हम देखें। कोल म्यूटनी ऑफ 1831 अंडर द बुड्डो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कि जो कोल म्यूटनी थी किसके अंदर, बुड्ढो भगत के अंदर हुई थी, किस रीजन के अंदर, टुक प्लेस कोल म्यूटनी ऑफ 1831 अंडर द बुड्ढो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसका आंसर है बी, दैट इज सिंघभूम रीजन। सिंघभूम रीजन में कोल ट्राइब्स ने एक म्यूटनी करी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ बुड्ढो भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट द कच्छ। नहीं तो ये वेस्टर्न घाट का वाला रीजन है, ना सतारा में, ये हुई थी सिंघभूम रीजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्पीयर हेडेड मीन्स 1857 रिवोल्ट इन बिहार। मतलब 1857 की जो क्रांति है
उसको बिहार में किसने लीड किया था? अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका आंसर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए कुंवर सिंह। सी इज़ करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। सी इज़ करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कुंवर सिंह। नाना साहेब कानपुर में थे। तात्या तोपे ऑल्सो वॉज इन द सेम रीजन, ही वॉज विद रानी झांसी, तो वो है मौलवी अहमदुल्ला, इट वो ही वॉज एक्टिव इन फैज़ाबाद। तो कुंवर सिंह विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who drew the Gandhiji's attention to plight of indigo peasant in चंपारण? कि भाई अब गांधी की अटेंशन किसने अट्रैक्ट करी थी और किसने बुलाया था गांधी को चंपारण में कि आप इंडिगो पीजेंट की जो समस्याएं हैं उनको समझिए और उनके उनके लिए लड़िए, आकर के उनके लिए सत्याग्रह करिए। तो ये थे हमारे राजकुमार शुक्ला जी, जिन्होंने यहाँ गांधी को बोला था कि आप आइए और जो इंडिगो पीजेंट हैं उनकी समस्या को सुनिए और उसका समाधान निकालने में उनकी मदद करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट द ई। तो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा मगध? तो मगध की जो पहली कैपिटल थी वो कौन सी थी, ये पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा राजगिर। उसके बाद ये पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर दी गई थी, तो आंसर होगा ई न कि ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ई। ई विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्वामी सहजानंद वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो स्वामी सहजानंद को हम जानते हैं पीजेंट मूवमेंट के लिए, कहाँ पे? बिहार के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? आंसर विल बी द सी, विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 80 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबिडेंट? तो ये हो जाएगा चंपारण, दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चन। हिस्ट्री क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो यहाँ पे ज्योग्राफी क्वेश्चंस आ गए हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। बस एक मिनट दीजिए आप, हिस्ट्री क्वेश्चंस मैं सर्च कर रहा हूँ उसमें। हाँ, 126 क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड? तो इनमें से कौन से कॉलेज में गांधी जी पढ़े थे? तो हम सब ने सुना है सामलदास कॉलेज भावनगर, भावनगर जो कि गुजरात में है, वहाँ से गांधी जी सामलदास कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग person had participated actively in the revolt of 1857? अब ये जो क्वेश्चन है ये देखना होगा कि 1857 की जो क्रांति है उसमें कौन से लीडर्स थे और कौन से पर्सन थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो आपको पता है नाना साहेब कानपुर से एक्टिवली पार्टिसिपेट करे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब बेगम जीनत महल दिल्ली से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ई, न के कोई अदर ऑप्शन।
तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। देख लिया आपने, ऑल ऑफ द एबव। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 128 क्वेश्चन कहता है अबाउट विच एक्ट, किस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि वी वर प्रोवाइड विद अ कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक कार दे दी गई है, एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक हैं, कोई इंजन है ही नहीं। तो ये उन्होंने बोला था, जो एक्ट ऑफ 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे रिफॉर्म के लिए, उसको उन्होंने वैसे बोला था कि ये एक ऐसी कार है जिसके पास ब्रेक ही ब्रेक हैं, इंजन तो है ही नहीं, इंजन इसका काम ही नहीं कर रहा है। देन क्वेश्चन आता है फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए, फॉर हाउ मैनी डेज डिड गांधी मार्च लास्ट, कि कितने दिनों के लिए जो गांधी मार्च है वो चला था। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। 24 विल बी द करेक्ट आंसर। 24 डेज के लिए ये जो दांडी मार्च है वो चला था। ये जो गांधी मार्च है, इट वॉज बिगन फ्रॉम मार्च 12 एंड इट वॉज एंड एट ऑन अप्रैल 6। तो ऐसे करके ये करीब 24 दिन तक ये मार्च कंटिन्यू रही थी। एग्जैक्ट डे तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने जस्ट अभी इसको देखा है इससे, और मैं देख के बता रहा हूँ। तो दिस क्वेश्चन आई विल से इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, रादर इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, नॉट ट्रिकी, इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। बट हाँ, बिहार पीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप छोड़ें नहीं, क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करें। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग, एक जो सॉन्ग पॉपुलर सॉन्ग है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पॉपुलर सॉन्ग जो है वो किसने लिखा था। तो ये जो सॉन्ग है वो लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी, जो कि उर्दू पोइट थे, बिहार से, पटना के रहने वाले थे। अब भाई बिहार पीएससी का एग्ज़ाम है तो बिहार से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो बिस्मिल अजीमाबादी ने ये लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा, कौन सा, उर्दू पोइट थे बिस्मिल अजीमाबादी, उन्होंने ये लिखा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 131, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल का पार्टीशन किया गया तो उसके रिएक्शन में एक आंदोलन चालू करी गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वदेशी मूवमेंट। ये तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following advocates had appeared for the INA trials at Delhi in 1945 and 46। तो इसमें से जो हमारे लीडर थे जो कि INA ट्रायल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपीयर्ड हुए थे एज एडवोकेट इन दिल्ली के अंदर 1945-46 के अंदर, तो वो थे भूलाभाई देसाई। और इसमें से कुछ और भी जो एडवोकेट थे उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हैं तेज बहादुर सप्रू, कैलाश काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड मैडम कामा अनफर्ल द इंडियाज ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम। कि जो मैडम कामा हैं, भीकाजी कामा हैं, उन्होंने कब और कहाँ पे जो ट्राई कलर फ्लैग है फ्रीडम का वो फहराया था। तो इट वॉज इन स्टटगर्ट इन जर्मनी। यहाँ पे एक सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी 1907 के समथिंग। तो उसी समय उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग को अनफर्ल किया था, और यही ये जो फ्लैग है लेटर ऑन चल के एक रूपरेखा देता है हमारे जो तिरंगा झंडा है उसको।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। इसमें ए स्टेटमेंट कहता है विनोबा भावे जो कि सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है क्योंकि फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू इन इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट में। बी क्वेश्चन पूछता है कि सी आर दास जिनको हम देश बंधु कहते हैं, दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी आर दास को हम देश बंधु ही बोलते हैं। और अगर किसी को भी देश बंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर उसके बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि वो देश बंधु सी आर दास जी के को एक सम्मान देने के लिए उस कॉलेज का नाम रखा गया है, तो देश बंधु कॉलेज है। देन विलियम बैडरबर्न कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे थे, तो वो 1907 में नहीं रहे थे, वो फोर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन था कहें तो 1985 टू 1989 8089 वो 8089 के समथिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस के 8089 के समथिंग वो रहे थे, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने जो कि फाउंडर थे किसके, इंडियन हाउस के, तो ये जो श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने इंडियन हाउस बनाया था, इट वॉज नॉट इन पेरिस, ये पेरिस में नहीं था, रादर ये लंदन में बनाया गया था, तो डी भी करेक्ट हो जाता है। आंसर विल बी बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज अ पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सा दिन पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया था, तो ये था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने की घोषणा करी थी किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इन 1929 के अंदर, जब वो दिसंबर सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने के लिए संकल्प लिया था। और इसी वजह से इसी दिन को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है 26 जनवरी 1950 को, तो इसी वजह से इस दिन हम क्या मनाते हैं, अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ए इज़ करेक्ट आंसर, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू दोस्तों। और अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द पॉलिटी क्वेश्चंस पेपर, और हम पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।